सन 1996 में जब ओल्ड शी परिवार की बेटी शी वानयिंग ने कहा कि वो डॉक्टर बनना चाहती है, तो कई लोग हंसे थे। फीनिक्स से फीनिक्स पैदा होता है, कुत्ता कुत्ते को जन्म देता है। एक ट्रक ड्राइवर की बेटी का डॉक्टर बनना उतना ही संभव है जितना कि एक सुअर का पेड़ पर चढ़ना। मैं सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बनूंगी, मैं एक महिला चेस्ट सर्जन बनूंगी, शी वानयिंग ने कहा। उनके शब्दों ने डॉक्टरों के समुदाय के भीतर और भी अधिक घृणा की लहरें पैदा कर दीं। उसके रिश्तेदार, जो डॉक्टर थे, उसका बेरहमी से मजाक उड़ाते थे। क्या तुम्हें पता है कि मेडिकल छात्रों के प्रवेश के लिए कितने उच्च अंक चाहिए? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सफल हो पाओगी? देश में एक भी महिला मुख्य छाती सर्जन नहीं है। तुम खुद को क्या समझते हो? कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, शायद तुम्हें किसी तीसरे दर्जे के मेडिकल कॉलेज में ही दाखिला मिलेगा और तुम किसी छोटे से कस्बे में स्वास्थ्यकर्मी बनकर रह जाओगी। ये कल्पना करना आसान है कि तुम्हारी शादी किस तरह की होगी। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद शी वानयिंग ने प्रांत में विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके देश की शीर्ष सर्जिकल कक्षा में प्रवेश लिया और राजधानी के शीर्ष स्तर के अस्पतालों के विभागाध्यक्ष उसकी इंटर्नशिप की शुरुआत से ही उसे अपने यहाँ नियुक्त करने के लिए होड़ कर रहे थे। छात्रा शी वानयिंग, हमारे पाचन शल्य चिकित्सा विभाग में आइए। नहीं, उसे हमारे मूत्रविज्ञान शल्य चिकित्सा केंद्र में आना होगा। बाल शल्य चिकित्सा में छात्रा शी वानयिंग जैसी महिला डॉक्टरों की कमी है। रिश्तेदारों और दोस्तों का दायरा। इस समय शी वानयिंग ने स्वतंत्र रूप से देश में सबसे कम उम्र की टेट्रालॉजी ऑफ फेलोड सर्जरी पूरी की। एक अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा मंच पर राष्ट्रीय छाती सर्जरी संघ का प्रतिनिधित्व किया और दुनिया की पहली न्यूनतम इन्वेसिव हृदय वाल्व मरम्मत सर्जरी प्रकाशित की, जिससे वह वास्तव में महिला सर्जरी के क्षेत्र में अग्रणी सर्जन बन गईं। जहां तक शादी को लेकर उन चिंताओं का सवाल है जिनके बारे में हर कोई चिंतित था, विदेश से लौटे गुट का एक सदस्य, जो राजधानी में एक आकर्षक कुंवारा है, ने अपनी क्यू प्रोफाइल पिक्चर को जूनियर सिस्टर शी की तस्वीर से बदल दिया। युवा सीयू, जो एक आकर्षक व्यक्ति थे, हीरे की अंगूठी भेंट करने की उत्सुकता में प्रतिदिन फूल लेकर अस्पताल आते थे। इतना ही नहीं, बहुत सारे चाहने वाले लंबे समय से ओल्ड शी परिवार के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। C1 90 के दशक में वापसी। देश में कितने सर्जन हैं, कितनी महिला सर्जन हैं, और वक्षीय सर्जनों में से कितनी महिलाएं वास्तव में मुख्य सर्जन के रूप में ऑपरेशन टेबल पर खड़ी होती हैं? 1000, 100, 10, 1, नहीं, आप सब गलत हैं। मंच पर मौजूद व्यक्ति की आवाज़ धीरे धीरे धीमी होती गई। उत्तर 0 है। 1996 में सोंग्युआन शहर के मिंजियांग जिले में स्थित तीसरे जन अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में अंधेरी रात में जर्जर आपातकालीन कक्ष की इमारत धुंधली सी दिखाई दे रही थी। उसके सामने के आंगन की बत्तियां हवा में बेतरतीब ढंग से झूल रही थीं, जो बाहर सड़क पर लगी चकाचौंध भरी नियॉन लाइटों के बिल्कुल विपरीत थीं। बड़े बड़े अक्षरों में थर्ड हॉस्पिटल लिखा हुआ एम्बुलेंस अस्पताल के लोहे के गेट से टकराया, जिससे गेट से टकराते ही एक जोरदार आवाज़ हुई। बूथ में मौजूद सुरक्षा गार्ड गेट की जांच करने के लिए दौड़ा। शोर से जागकर आंगन में खड़ी शी वानयिंग अचानक होश में आ गई। उसकी धुंधली दृष्टि तेज हुई और आपातकालीन कक्ष के प्रवेश द्वार पर केंद्रित हो गई। उसने देखा कि कई घबराई हुई नर्सें आपातकालीन कक्ष से एक आपातकालीन स्ट्रेचर को बाहर धकेल रही थीं। उनसे थोड़ा आगे एक पुरुष डॉक्टर टॉर्च की रोशनी से स्ट्रेचर पर लेटे मरीज की पुतलियों की जांच कर रहा था। रक्तचाप सिस्टोलिक 70, डायस्टोलिक 40। निम्न रक्तचाप, क्या स्थिति है? मरीज की क्या शिकायत है? उनका कहना है कि सीने में दर्द है। हृदय रोग, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। मरीज की छाती पर स्टेथोस्कोप रखकर उसकी आवाज सुनी गई। उस समय मरीज पसीने से तरबतर था, उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था, वह मानो मर चुका था और उसके होंठ भी पीले पड़ गए थे। पुरुष डॉक्टर ने कहा, जल्दी से उसे अंदर ले जाओ और दर्द कम करने के लिए मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा दो। आप गलत हैं, ये दिल का दौरा नहीं है,
यह महाधमनी धमनी विस्फार का फटना है। पीलापन दर्द के कारण नहीं, बल्कि रक्तस्राव के कारण है। जी19 के होंठ अनजाने में खुल गए और शब्दों की एक श्रृंखला उसके मुंह से निकल गई। नर्सें मरीज को स्ट्रेचर पर रखकर आपातकालीन बचाव कक्ष में ले गईं। मरीज और नर्सों के पीछे चल रहे आपातकालीन डॉक्टर ने जल्दबाजी में पीछे मुड़कर देखा, फिर हवा में गूंजती आवाज सुनकर अचानक रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो लड़की आंगन में खड़ी थी। वो लड़की दुबली पतली और लंबी थी। उसकी एक चिकनी चोटी हवा में झुकते हुए विलो पेड़ की तरह लटक रही थी। उसकी त्वचा गोरी थी, उसकी कलाई नाजुक थी और उसने नीले और सफ़ेद रंग की हाई स्कूल की वर्दी पहनी हुई थी। दूसरे की निगाहों के बीच जी19 ने उस आदमी के चेहरे को भी गौर से देखा। वो पुरुष डॉक्टर काफी आकर्षक और मनमोहक था। छोटी ठुड्डी और सामान्य गोरे रंग के कारण उनका चेहरा चौकोर और सख्त नहीं था, जिससे वे युवा लड़कियों के बीच काफी लोकप्रिय थे। उनके बाल आजकल के मशहूर हस्तियों के फैशन के अनुरूप स्टाइल किए हुए थे, जिनमें छोटे, बिखरे हुए सिरे और लहराते हुए बैंग्स थे, और रात में उनकी आंखें चमकीली और स्पष्ट दिखाई देती थीं। अगर उन्होंने सफ़ेद कोट नहीं पहना होता, तो आप उन्हें गिटार लिए सड़क पर चलते किसी युवा गायक समझ सकते थे। लेकिन सफ़ेद कोट पहनने से वे और भी आकर्षक लग रहे थे। वह देखने में 20 वर्ष के आसपास का लग रहा था, लेकिन उसकी वास्तविक उम्र थोड़ी अधिक हो सकती है, क्योंकि एक आकर्षक चेहरा अक्सर व्यक्ति की वास्तविक उम्र को छिपा सकता है। जी19 की नज़र उस डॉक्टर के बैज पर पड़ी, जो सफ़ेद कोट की जेब में लटका हुआ था और जिस पर लिखा था न्यूरोसर्जरी काओ योंग। सोचने पर उसे लगा कि सफ़ेद कोट की जेब में रखा काला पेन वाकई बढ़िया था। न्यूरोसर्जरी का छात्र होने के नाते इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह पहली नज़र में दिल का दौरा और महाधमनी के फटने के बीच अंतर नहीं पहचान पाया। जी19 ने सोचा। डॉक्टर काओ, मरीज आपातकालीन कक्ष के प्रवेश द्वार से एक नर्स ने पुकारा। नर्स की आवाज सुनकर काओ योंग तुरंत मुड़ा और आपातकालीन कक्ष में प्रवेश कर गया। वो उस हाई स्कूल की लड़की की छवि को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था जिसे उसने अभी अभी देखा था। वो किसकी छात्रा थी? वो किस स्कूल में पढ़ती थी? महाधमनी धमनी विस्फार फटने के लिए वो चिकित्सा शब्दावली कैसे बता सकती थी? क्या उसने उसकी बात गलत सुनी थी? C2 90 के दशक में वापसी दो। चिकित्सा आदेश लिखने के लिए अपनी जेब में रखे काले पेन को निकालते समय काओ योंग ने अपना सिर उठाया और मरीज के चेहरे की रंगत, रक्तचाप और अन्य महत्वपूर्ण संकेतों पर एक और त्वरित नज़र डाली। क्या हमें ECG करना चाहिए, डॉक्टर? काओ इंटर्न ने EKG मशीन को पास लाते हुए पूछा और आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। नहीं, पहले उसे CT स्कैन रूम में भेजो। CT स्कैन रूम में फ़ोन करो और उन्हें बताओ कि मरीज की हालत गंभीर है, संभवतः धमनी विस्फार फट गया है जिससे बहुत खून बह रहा है और आपातकालीन सर्जरी की आवश्यकता है, और उनसे जल्द पुष्टि करने के लिए कहो, काओ योंग ने कहा। ये शब्द बोलते हुए वह आश्चर्य से रुक गया। उसे एहसास हुआ कि शायद वह पागल हो गया है। दिल के दौरे की निदान प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए, जिसका उन्हें शुरू में संदेह था, और एक हाई स्कूल के छात्र की सलाह का पालन करते हुए रोगी का CT स्कैन कराने का निर्णय अभूतपूर्व था। उनकी बातों से आश्चर्यचकित होकर इंटर्न ने पूछा, क्या आपको लगता है कि मरीज को दिल का दौरा नहीं पड़ा है, डॉक्टर? काओ, इसके लक्षण स्पष्ट रूप से दिल के दौरे के लक्षणों से मिलते जुलते थे। CT स्कैन करवाओ, काओ योंग ने जोर देकर कहा। वैसे भी कभी कभी डॉक्टर को अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना पड़ता है, खासकर आपातकालीन स्थितियों में जब धीमे और गहन विश्लेषण के लिए समय नहीं होता। जी19 ने CT स्कैन रूम की ओर धकेले जाने वाले आपातकालीन कक्ष के बिस्तर को देखते हुए हैरानी से पलकें झपकाईं। उस डॉक्टर ने निदान की दिशा कैसे बदल दी? अचानक उसका प्रारंभिक निदान उसके निदान से मेल खाने लगा।
अस्पताल के प्रवेश द्वार पर एक सुरक्षा गार्ड एक अधेड़ उम्र की महिला से बहस कर रहा था। मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ, वो वहाँ खड़ी थी। हम आपके अस्पताल के स्टाफ छात्रावास में रहने वाले रिश्तेदारों से मिलने आए थे। उसका नाम जो रोमई है, वह आपके अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ है और वो मेरी चचेरी बहन है, अधेड़ उम्र की महिला ने कहा। सहकर्मी, स्टाफ छात्रावास की इमारत मुख्य अस्पताल मार्ग से होकर नहीं जाती। आपको दाईं ओर जाना चाहिए। मुझे पता है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ। वो गलत रास्ते पर चली गई और आपके अस्पताल में भर्ती हो गई, अधेड़ उम्र की महिला ने घबराकर पैर पटकते हुए कहा, फिर ऊंची आवाज में चिल्लाई, यंगयंग, यंगयंग। अपनी माँ की आवाज सुनकर शी वानयिंग पीछे मुड़ी और बोली, माँ, मैंने तुमसे कहा था कि स्कूल के बाद अस्पताल के गेट पर मेरा इंतजार करना ताकि हम तुम्हारी चाची के घर साथ जा सकें। तुम कहाँ भाग गई? सुन रोनफांग ने अपनी बेटी की ओर इशारा करते हुए ऊंची आवाज में डांटा। अपनी माँ के मुंह से स्कूल के बाद शब्द सुनकर शी वानयिंग हैरान रह गई और सोचने लगी, आखिर स्कूल के बाद क्या? वह तो काफी पहले ही स्नातक हो चुकी थी और काम कर रही थी। ये ठीक नहीं था। अपनी माँ को और करीब से देखने पर, हालांकि अंधेरा था, उसने गौर किया कि उनके बाल बुढ़ापे के सफ़ेद नहीं थे बल्कि अभी भी काले थे और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ कम थीं, उम्र के कोई धब्बे नहीं थे। नीचे देखते हुए जी वानयिंग ने अपने पैरों में कैनवास के जूते देखे, वैसे ही जैसे वह अपने विद्यार्थी जीवन में पहना करती थी। उसने देखा कि उसकी आस्तीन का कफ हाई स्कूल की वर्दी जैसा था। अपने कंधे पर कुछ भार महसूस करते हुए उसे एहसास हुआ कि वह एक बैग ले जा रही है। बैग को नीचे रखकर जिप खोलने पर पता चला कि वह सीनियर ईयर की पाठ्यपुस्तकों और अभ्यास परीक्षा के प्रश्नों से भरा हुआ था। माँ, कौन सा साल चल रहा है? जी वानयिंग ने पूछा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। सुन रोनफेंग ने सुरक्षा गार्ड को धक्का देकर आगे बढ़ते हुए अपनी बेटी के पास आकर उंगली से उसके सिर पर मारा और बोली, पढ़ाई से पागल हो गई हो क्या? कॉलेज प्रवेश परीक्षाएं कुछ ही दिनों में हैं और तुम मुझसे तारीख पूछ रही हो। यह 1996 की बात है, सुरक्षा गार्ड ने कहा, जो ये देखने के लिए सन रोनफेंग के साथ शामिल हुआ था कि मामला क्या है। 1996। जिया वानयिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। हे भगवान, उसका पुनर्जन्म हो गया था। वह वापस 1996 में कॉलेज प्रवेश परीक्षा की पूर्व संध्या पर पहुंच गई थी। चलो जल्दी चलते हैं, मैंने तुम्हारी चाची को फोन कर दिया है। वे शायद घर पर बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी। सुन रोनफांग ने अपनी बेटी को बाहर निकलने की ओर खींचते हुए कहा, वैसे ऊपर जाने से पहले फलों का एक थैला खरीद लेते हैं, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। अपना बैग लिए हुए शी वानयिंग अपनी माँ की जानी पहचानी बकबक सुन रही थी और तीसरे अस्पताल के बोर्ड की ओर पीछे मुड़कर देख रही थी, साथ ही उस जीवन परिवर्तनकारी क्षण पर विचार कर रही थी जिसका वह वर्तमान में अनुभव कर रही थी। C3 डॉक्टर का रिश्तेदार। कल देश भर में राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार अपने कॉलेज वरीयता प्रपत्र भरेंगे। वह डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है, इसलिए उसकी माँ उसे सलाह लेने के लिए उसकी मौसी के घर ले गई। उसकी मौसी झू रोमेई एक दाई से खुद से सीखी हुई स्त्री रोग विशेषज्ञ बनी और उन्होंने उसी अस्पताल में कार्यरत जनरल सर्जन डेंग युहाई से शादी की। उनकी जीवन कहानी वाकई प्रेरणादायक है। अन्य क्षेत्र पहाड़ों के समान हैं, जिसका अर्थ है कि किसी उद्योग से बाहर के लोग उसके भीतर के रहस्यों को कभी नहीं जान पाते। यदि आप चिकित्सा क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको डॉक्टरों के दायरे को समझना होगा। सौभाग्य से उनकी एक ऐसी प्रभावशाली चचेरी बहन थी और सन रोनफांग ने स्वाभाविक रूप से अपनी बेटी को रिश्तेदारों से सलाह लेने के लिए ले गई। सन रोनफेंग अस्पताल के पास एक फल की दुकान पर फल चुन रही थी और अमेरिका से आयातित सनकिस्ट संतरे छांट रही थी।
जो बेहद महंगे थे, लगभग 10 युआन प्रति संतरा। 1996 में, जब एक औसत परिवार का मासिक वेतन कुछ 100 युआन था, तब ये फल महज विलासिता की वस्तुएं थीं, जिन्हें खरीदना नामुमकिन था। अपनी बेटी के भविष्य के लिए सुन रोंगफांग ने जी जान लगा दी थी, बेहिसाब पैसा खर्च करते हुए कहती थी, तुम्हारी चाची के परिवार में धन दौलत की कोई कमी नहीं है। अगर हम छोटे संतरे या तरबूज भी खरीदेंगे तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे लोग उनके परिवार को जो तोहफे देते हैं, वे बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई करो और स्नातक होने के बाद, अपनी चाची से कहो कि वे किसी अस्पताल में नौकरी दिलवा दें। डॉक्टर बनने के बाद तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। जिया वानयिंग ने अपनी मां की हरकतों को देखा, खुद को 3 बार रोका, लेकिन अंततः बोलने से खुद को रोक नहीं पाए और बोली, मां, इन्हें खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाची को हमारे खरीदे हुए संतरे पसंद नहीं है, और उन्हें नहीं लगता कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। क्या? सुन रोंगफांग ने अपनी बेटी की बात से असहमति जताते हुए पलटकर कहा, तुम डॉक्टर बन सकती हो, और तुम्हारी चाची बहुत खुश होंगी। उनकी अपनी बेटी का मेडिकल में दाखिला नहीं हो पाया था, जिससे उन्हें लंबे समय तक दुख रहा था। अब तुम उनकी बेटी को न्याय दिला सकती हो, उन्हें बहुत खुशी होगी। उसकी मां को कितना बड़ा झटका लगा होगा ये सोचकर कि उसकी चचेरी बहन अपनी भतीजी की बेटी को अपनी बेटी की तरह मानेगी। इस पर विचार करने के बाद शी वानयिंग को एहसास हुआ कि बुद्धिजीवी वास्तव में अलग अलग होते हैं। झुओ रोमेई ने सचमुच कभी दूसरों के सामने किसी की बुराई नहीं की। इसका केवल एक ही कारण था, डॉक्टर अपने चिकित्सा ज्ञान से आम लोगों को चुप करा सकते थे, जिसे अधिकांश लोग नहीं समझते। प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई भी पूरी न कर पाने वाली उसकी मां के लिए उसका डॉक्टर चचेरा भाई हमेशा प्रशंसा की दृष्टि से घिरा रहता था। बेशक, ये देखना बाकी था कि क्या उसका चचेरा भाई अपनी भतीजी के प्रति वास्तव में दयालु था या उसके मन में कोई गुप्त मंशा थी। 8 संतरे खरीदने के लिए 100 युआन खर्च करने के बाद, भारी थैला हाथ में लिए हुए, सुन रोंगफांग काफी खुश थी और उसे लगा कि अब उसे अपनी बेटी को अपने चचेरे भाई के घर ले जाने का आत्मविश्वास आ गया है। इसके बाद मां और बेटी अस्पताल के बगल वाली छोटी सी गली में चली गईं, जो कि सुरक्षा गार्ड द्वारा बताया गया शॉर्टकट था और सीधे अस्पताल के कर्मचारियों के आवासीय क्षेत्र की ओर जाता था। अस्पताल में अच्छी सुविधाएं थीं और कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर भी थे। आसपास की इमारतें अच्छी जगह पर स्थित थीं, उनका वातावरण उच्च गुणवत्ता वाला, सुरक्षित और सुरुचिपूर्ण था और वे अस्पताल के निकट थीं। लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं और अस्पताल के बगल में घर होना सुकून देता था। शी वानयिंग को याद है कि बाद में, जब मकानों की कीमतें आसमान छू गईं, तो अस्पताल में उस दौर के बचे हुए अपार्टमेंट पुनर्विक्रय बाजार में बिना किसी अपवाद के बहुत डिमांड में थे। झुओ रोमेई रिहायशी इलाके के बीचों बीच स्थित तथाकथित सुनहरे तल यानी तीसरी मंजिल पर रहती थी। इस पर सुन रोंगफांग ने एक बार फिर अपनी बेटी से अपने चचेरे भाई के घर के बारे में शेखी बघारी, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे ससुर जनरल सर्जरी विभाग के प्रमुख सर्जन हैं। जब तुम वहां जाओ, तो उन्हें ठीक से प्रणाम करना मत भूलना। पहले तो जिया वानयिंग ने कोई आवाज नहीं निकाली, क्योंकि वह पहले अपनी मां को रोक नहीं पाई थी और केवल दूसरे के घर पहुंचने का इंतजार कर सकती थी ताकि वे उस पर एक गीला तौलिया फेंककर उसकी मां को होश में ला सकें। तीसरी मंजिल पर चढ़ने के बाद सन रोनफेंग ने डोरबेल दबाए और इस बात से चिंतित होकर कि अंदर कोई नहीं सुनेगा, उसने ये भी पुकारा, क्या झुओ रोमेई वहां है? मैं हूँ। अंदर से एक महिला की आवाज आई और वह दरवाजा खोलने के लिए उसकी ओर बढ़ी। C4 डॉक्टर बनने की योग्यता। दरवाजा खुला और अंदर से एक महिला दिखाई दी जिसके बाल छोटे और करीने से कटे हुए थे और उसके बाएं जबड़े पर एक तिल था जिसे सुंदरता का चिन्ह कहा जाता था। वो तुम्हारी चचेरी बहन है, उसे जल्दी बुलाओ,
सुन रोनफांग ने अपनी बेटी को कोहनी मारते हुए इशारा किया। चचेरी बहन, जी वानिंग ने धीरे से बुदबुदाया। अंदर आइए। झू रोमेई ने उन्हें अंदर आने के लिए आमंत्रित किया और खुद बैठक कक्ष की ओर वापस चली गईं। सुन रोनफांग अपनी चचेरी बहन के पीछे घर में गई और दरवाजा बंद करने में उसकी मदद की। चप्पल पहनना याद रखना, झू रोमेई ने याद दिलाया। प्रवेश द्वार पर घर की चप्पलें पहनने के बाद सुन रोनफांग ने अपनी चचेरी बहन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चप्पलें सचमुच बहुत सुंदर हैं। अपनी चचेरी बहन की तारीफ से प्रसन्न होकर झू रोमेई हंस पड़ी और बोली, वे इन्हें विदेश से वापस लाए हैं। विदेश से लाई हुई चप्पलें। सुन रोनफांग ने अपनी पहनी हुई चप्पलों को ध्यान से देखा। माँ, चलो बैठते हैं, शी वानयिंग ने अपनी माँ को खींचते हुए कहा। चप्पलों से बेपरवाह सुन रोनफेंग ने अपनी बेटी को यह निर्देश देने का अवसर लिया, अपनी चचेरी बहन से अच्छी तरह सीखो और भविष्य में किसी से विदेश से उपहार मंगवाओ। झू रोमेई मुस्कुराना बंद नहीं कर पा रही थी और जब उसने उन्हें बैठने के लिए कहा तो उसने अपनी चचेरी बहन से कहा, कॉफ़ी टेबल के नीचे रखे चाय के डिब्बों में से अपनी पसंद की चाय ले लो। जो भी पीना चाहो खुद ले लो। मेरे पास यहाँ हर तरह की चाय है, विदेशी काली चाय, देसी तेगुआनाइन, वेस्ट लेक की लोंगजिंग, सब कुछ है, खुद देख लो। अपनी चचेरी बहन को ऐसा कहते सुनकर सुन रोनफांग प्रसन्न हो गई और चाय बनाने की उत्सुकता में जल्दी से सिंक में रखी केतली में पानी भरने लगी। जिया वानयिंग ने बैठने के लिए एक छोटा सा स्टूल ढूंढा और अपनी गोद में अपना स्कूल बैग कसकर पकड़ लिया। उसके सामने बैठी झू रोमेई ने चुपके से उसके चेहरे के हाव भाव का जायजा लिया। सुन रोनफांग भरी हुई केतली लेकर लौटी और अपनी चचेरी बहन से पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? वो कमरे में पढ़ रहा है, झू रोमेई ने जवाब दिया। सुन रोनफेंग ने अपना अनुरोध व्यक्त करते हुए कहा, मुझे उम्मीद थी कि यंगयिंग को आपके पति से कुछ सलाह मिल सकेगी। यंगयिंग का कहना है कि वो सर्जन बनने के लिए पढ़ाई करने के बारे में सोच रही है। सर्जरी। झू रोमेई चौंक गई, क्या वह चिकित्सा की पढ़ाई करना चाहती है? जी हाँ, क्या मैंने आपको फ़ोन पर नहीं बताया था? जब यंगयिंग स्नातक हो जाएगी तो आप उसे अपने अस्पताल में रहने का रास्ता खोजने में मदद करेंगे। हमारे अस्पताल में अब टिके रहना मुश्किल है। आजकल डॉक्टरों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं बढ़ती जा रही हैं। कुछ सालों में शायद हमारे अस्पताल में स्नातक डिग्री धारकों को भर्ती नहीं किया जाएगा, उन्हें सिर्फ स्नातकोत्तर डिग्री धारक ही चाहिए होंगे। मुझे डर है कि वह समय पर भर्ती नहीं हो पाएगी। अपनी चचेरी बहन की यह बात सुनकर सुन रोनफांग चिंतित हो गई। क्या मतलब, तुम यंगयिंग को अपने अस्पताल में नौकरी भी नहीं दिलवा सकती? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अगर आप सक्षम हैं तो अस्पताल के निदेशक से जान पहचान बना लीजिए। लेकिन हमारे अस्पताल के निदेशक का बेटा पहले ही शादी कर चुका है और उसके बच्चे भी हैं, इसकी कोई संभावना नहीं है, झू रोमेई ने हंसते हुए कहा। व्याकुल होकर सुन रोनफांग ने पूछा, चचेरी बहन, क्या आप कुछ कर सकती हैं? एक ही तरीका है, जब तक यंगयिंग अपनी काबिलियत के दम पर दाखिला नहीं ले लेती, झू रोमेई ने सहजता से सुझाव दिया, चलिए देखते हैं यंगयिंग कॉलेज प्रवेश परीक्षा में कैसा प्रदर्शन करती है, कोई जल्दी नहीं है। हमें अभी उसकी स्थिति का पता भी नहीं है। उसके शिक्षक ने कहा कि वह अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उसने तीनों मॉक परीक्षाओं में शहर के शीर्ष 100 छात्रों में स्थान प्राप्त किया है। अगर वो शहर की सबसे बेहतरीन डॉक्टरों में से एक है तो क्या हुआ? जब मेरे बेटे ने झोंगशान मेडिकल की परीक्षा दी थी तो वो प्रांत के शीर्ष 300 छात्रों में से एक था और उसे क्लिनिकल मेडिसिन कोर्स में दाखिला मिल गया था। अगर यंगयिंग डॉक्टरी करना चाहती है तो कोशिश ही मत करो जब तक कि उसे प्रांत के भीतर झोंगशान मेडिकल में दाखिला न मिल जाए। इसके बिना उसकी डिग्री बेकार हो जाएगी। लोग सोचेंगे कि वो काबिल नहीं है।
प्रांत के शीर्ष अस्पताल सिर्फ झोंगशान मेडिकल से ग्रेजुएट हुए लोगों को ही नौकरी देते हैं। क्या आप सच में चाहते हैं कि आपकी बेटी एक काउंटी स्तर के क्लिनिक में स्वास्थ्यकर्मी बनकर रह जाए? ये सब सुनकर सुन रोनफेंग दंग रह गई। अगर ऐसा है तो क्या उसकी बेटी को मेडिकल स्कूल में आवेदन करने की भी जरूरत है? पिछले साल झोंगशान मेडिकल यूनिवर्सिटी के क्लिनिकल मेडिसिन प्रोग्राम में प्रवेश के लिए न्यूनतम स्कोर उन छात्रों के लिए था जो प्रांत में शीर्ष 2000 रैंक में थे। तुम्हारी यंगाइंग को तो निश्चित रूप से प्रवेश नहीं मिल पाएगा, झुओ रोमेई ने घोषणा की। तो चचेरी बहन, क्या तुम्हारा मतलब यह है कि तुम्हारी बेटी का दाखिला इसलिए हुआ क्योंकि C5 देश का शीर्ष मेडिकल स्कूल? हाँ, मैंने अपनी लूलू को पहले ही बता दिया था, या तो झोंगशान मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लो या फिर मेडिकल की पढ़ाई बिल्कुल मत करो। किसी और मेडिकल स्कूल में जाने से बेहतर है कि झोंगशान फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लो। इसलिए मेरी लूलू ने एक बिजनेस कॉलेज में दाखिला ले लिया। सन रोनफेंग को आगमन पर जो खुशी महसूस हुई थी वह पूरी तरह से गायब हो गई थी। अपनी चचेरी बहन के चेहरे के भाव देखकर झुओ रोमेई अचानक उत्साहित हो गई और बोली, जल्दी से चाय बनाओ। तुमने कहा था ना कि तुम्हें विदेशी चाय पसंद है। ये काली चाय बहुत स्वादिष्ट है, चख कर देखो, ये सीधे विदेश से आई है। सुन रोनफेंग को समझ नहीं आ रहा था कि बातचीत कैसे जारी रखें। उनकी बेटी का डॉक्टर बनना इतना मुश्किल है, ये सोचकर उन्हें गहरा सदमा लगा। उन्हें पता था कि डॉक्टर बनने के अलग अलग स्तर होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा के स्तर पर भी ये प्रक्रिया इतनी क्रूर होगी। क्या हमारे यहाँ कोई मेहमान आया है? अध्ययन कक्ष का दरवाजा खुला और चश्मा पहने एक लंबा और विद्वान व्यक्ति बाहर आया, जो झुओ रोमेई का पति डिंग युहाई था। नमस्कार जीजाजी, सन रोनफेंग ने मुड़कर उनका अभिवादन किया। मैंने सुना है कि तुम मेडिकल स्कूल जाने के बारे में सोच रहे हो। स्पष्ट रूप से डिंग युहाई बैठक कक्ष में हो रही बातचीत को लगातार सुन रहा था। हाँ, यंगिंग ने कहा कि वह सर्जन बनना चाहती है। सुन रोनफेंग ने अपनी बेटी की ओर से जल्दी से कहा, इस उम्मीद में कि शायद उसकी चचेरी बहन के पति के विचार उसकी चचेरी बहन से अलग हों। ये तो सपने देखने जैसा है। डिंग युहाई द्वारा फेंके गए ठंडे पानी की छींटे से सुन रोनफेंग चौंक गई। झुओ रोमेई ने अपने पति के हाथ पर हल्के से थपकी देते हुए हंसते हुए कहा, मेरे चचेरे भाई को थोड़ी इज्जत तो दो। उन्हें दवाइयों की समझ नहीं है, तो फिर यह बात उन्हें स्पष्ट रूप से क्यों नहीं समझानी चाहिए? वह सर्जन बनना चाहती है। प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान भी शल्य चिकित्सा के क्षेत्र हैं। क्या वह प्रसूति एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ बनना चाहती है? डिंग युहाई ने सवाल किया। शी वानयिंग, जो पूरे समय चुपचाप फर्श की ओर देख रही थी, ने अपना सिर उठाकर जवाब दिया, नहीं, मैं कार्डियोथोरेसिक सर्जन बनना चाहती हूँ। कार्डियोथोरेसिक सर्जन? डिंग युहाई ने हाथ हिलाते हुए सिर झुकाया, महिला कार्डियोथोरेसिक सर्जन? जहाँ तक मुझे पता है, पूरे देश में एक भी नहीं है। कुछ दिन पहले अखबार में एक लेख छपा था। सुन रोनफेंग ने भी इस बारे में अपनी बेटी से सुना था, जो अखबार पढ़ती थी। अखबार तो प्रचार के लिए होते हैं। मैं जानती हूँ आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। उस महिला को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया था और जहां तक मुझे पता है, लौटने पर उनके अस्पताल के डीन ने अखबारों के लिए उससे कुछ सर्जरी करवाई ताकि अस्पताल की छवि बेहतर हो सके। असल में उनके विभाग में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण आगामी सर्जरी में से एक भी सर्जरी मुख्य सर्जन के रूप में उसे नहीं सौंपी जाएगी। वैसे भी महिलाओं का सर्जन होना तरकीन है। प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग अपवाद है क्योंकि मरीजों और उनके परिवार की इच्छा होती है। हृदय वक्ष शल्य चिकित्सा सभी शल्य चिकित्सा विधाओं में सबसे कठिन और जोखिम भरी होती है, और कोई भी विभाग प्रमुख या अस्पताल का डीन ऐसी सर्जरी किसी महिला सर्जन को नहीं सौंपेगा।
महिलाओं के अनुपयुक्त होने के क्या कारण हैं? सन रोनफेंग हकलाते हुए बोली, क्या महिलाएं बिना सोए रातें सहन कर सकती हैं? क्या वे बिना थके 24 घंटे ऑपरेशन टेबल पर खड़ी रह सकती हैं? महिला डॉक्टरों का मासिक धर्म चक्र निश्चित होता है, क्या वे हर महीने उन दिनों में बिना किसी बाधा के ऑपरेशन कर सकती हैं? ये सभी तथ्य थे, और सुन रोनफांग का सिर नीचे झुक गया। अपनी यंगइंग से कहो कि डॉक्टर बनने का विचार छोड़ दे। वित्त की पढ़ाई करे, लेखाकार बने या शिक्षिका बने, ये ऐसे पेशे हैं जो उनके समुदाय के पुरुष महिलाओं के लिए पसंद करते हैं, और भविष्य में उसे शादी की संभावनाओं में कोई समस्या नहीं होगी। झुओ रोमेई ने अपनी चचेरी बहन के लिए योजना बनाई। नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है। मैं कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी, ग्लोबसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में 8 वर्षीय सीधे स्नातक से पीएचडी कार्यक्रम के लिए आवेदन करूंगी, जिसमें सर्जरी में विशेषज्ञता हासिल करनी है और जिसमें प्रति कक्षा केवल 10 छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता है, शी वानाइंग ने स्पष्ट रूप से कहा। बड़े सपनों के साथ पुनर्जन्म लेने वाली शी के लिए अंततः इस ऊंचे सपने को साकार करने का मौका मिलना एक ऐसी चीज थी जिसे वह मजबूती से थामे रखना चाहती थी। C6 उसे परीक्षा पास नहीं करने दिया। यह 8 साल का एकीकृत स्नातकोत्तर डॉक्टरेट कार्यक्रम क्या है, जिसमें एक कक्षा में केवल 10 लोग होते हैं? सुन रोनफांग ने जाहिर तौर पर अपनी बेटी को पहली बार इस बारे में बात करते सुना। वह समझ नहीं पाई और स्पष्टीकरण के लिए अपनी चचेरी बहन और उसके पति की ओर देखा। झुओ रोमेई और डेंग युहाई के चेहरे पीले और लाल रंग के मिले जुले भावों से भरे हुए थे। गुस्से में आकर झुओ रोमेई ने अपनी छोटी चचेरी बहन को हाथ हिलाकर तिरस्कार जताया और कहा, चाय की कोई जरूरत नहीं है, तुम सब घर वापस जाओ। कितना बदतमीज बच्चा है, बड़ों की एक बात भी नहीं सुनता, बात करने को क्या है भला। सुन रोनफांग स्तब्ध रह गई। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बेटी के शब्दों से उसकी चचेरी बहन और चचेरी बहन के पति को कैसे ठेस पहुंच सकती है, खासकर तब जब यंगइंग ने उनके बारे में एक भी बुरी बात नहीं कही थी। क्या चचेरी बहन का परिवार सचमुच मूर्ख था या दिखावटी मूर्खता और द्वेष का प्रदर्शन कर रहा था? झुओ रोमेई सोच रही थी। ये दावा करना कि वह ग्लोबसी मेडिकल यूनिवर्सिटी के एकीकृत स्नातकोत्तर डॉक्टरेट कार्यक्रम में निश्चित रूप से दाखिला ले सकती है, क्या यह उनके बेटे का अपमान करने जैसा नहीं था, जिसे झोंगशान मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल चुका था, जो डॉक्टरों के परिवार का बेटा था? और यह सब उसके और उसके पति के सामने करना, वे क्रोधित क्यों नहीं होंगे? यदि झोंगशान मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रांत में प्रथम स्थान पर है, तो ग्लोबसी मेडिकल यूनिवर्सिटी पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। उनका एकीकृत स्नातकोत्तर डॉक्टरेट कार्यक्रम देश भर के सभी मेडिकल स्कूलों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वापस जाओ, मैंने और मेरे पति ने तुम्हें जो बताया है उस पर ध्यान से सोचो, झुओ रोमेई ने अपनी छोटी चचेरी बहन से गंभीरतापूर्वक कहा। अपनी चचेरी बहन की उन्हें विदा करने की दिली इच्छा को देखकर सुन रोनफांग के पास उठकर अपनी बेटी को घर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और उसने कुछ सुनकिस्ट संतरे छोड़ने की कोशिश की, जिसे झुओ रोमेई ने लेने से इनकार कर दिया। इन्हें अपने पास वापस रख लो। मैं तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति से अवगत हूँ। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहती हूँ कि डॉक्टर बनने के शुरुआती चरण बहुत कठिन होते हैं और उनमें वेतन भी बहुत कम होता है। अगर तुम किसी छोटे से काउंटी स्वास्थ्य क्लिनिक में काम करने जाओगी, तो वहाँ का वेतन तो अधिकांश लोगों से भी कम होगा। यंगइंग को मेडिकल स्कूल में दाखिला लेने का फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच लो, उन्होंने आगे कहा। झुओ रोमेई के शब्द एक बहुत बड़ा झटका थे, जिससे सुन रोनफांग अपनी बेटी के मेडिकल स्कूल में जाने के विचार से पूरी तरह निराश हो गईं। अगर यह किसी छोटे से काउंटी क्लिनिक में ही होना है, तो भूल जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। सन रोनफेंग ने सोचा। अपनी चाची के घर से निकलने के बाद
शी वानयिंग पूरी यात्रा के दौरान बहुत शांत रही। तुम्हारा क्या विचार है? सुन रोंगफांग ने पीछे मुड़कर अपनी बेटी से पूछा। तुम्हारी चाची की बातें सही हैं, शायद हमें मेडिकल स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है। माँ, कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम आने के बाद इस बारे में बात करेंगे, शी वानयिंग ने जवाब दिया, ये जानते हुए कि इस समय वह जो कुछ भी कहेगी उसका कोई महत्व नहीं होगा, उसके परिणाम खुद ही सब कुछ बता देंगे। तुम्हारी चाची ने कहा कि तुम्हें दाखिला नहीं मिलेगा, सुन रोंगफांग ने सिर हिलाते हुए कहा। वह पहले ही अपनी चचेरी बहन के बहकावे में आ चुकी थी। जिया वानयिंग ने सोचा, अगर उसकी मां को झू रोमेई के असली विचार पता चल गए तो उसे गहरा सदमा लगेगा। झू रोमेई हमेशा अपनी कम पढ़ी लिखी चचेरी बहन सन रोंगफांग को नीचा समझती थी, जिसने एक मालवाहक ट्रक चालक से शादी की थी। एक बुद्धिजीवी होने के नाते वह हमेशा अपने मन में श्रेष्ठता की भावना रखती थी। अपने चचेरे भाइयों के चले जाने के बाद झू रोमेई और उनके पति डिंग युहाई ने बातचीत की। डॉक्टर बनना कितना दुखद है। यंगयिंग काफी सुंदर है, उसके लिए गाना सीखना शायद बेहतर होता, झू रोमेई ने टिप्पणी की। अपनी पत्नी की बातें सुनकर डिंग युहाई उसकी चालाकी की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। क्या वह अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत नहीं दे रही थी कि किसी को अपनी सुंदरता बेचनी चाहिए? झू रोमेई ने सोचा, अगर उसकी चचेरी बहन की बेटी अपनी खूबसूरती पर निर्भर रहती है तो भविष्य में उसकी बच्ची के दब जाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी ट्रक ड्राइवर की बेटी डॉक्टर बन जाए और डॉक्टरों के परिवार के बच्चों से बेहतर प्रदर्शन करे तो यह उसके लिए दिल तोड़ने वाली बात होगी। फोन की घंटी बजी और डिंग युहाई ने फोन उठाया। ओल्ड डिंग, आज रात आपातकालीन विभाग में एक गंभीर घटना घटी है। क्या हुआ? आपातकालीन स्थिति में एक युवक ने केवल देखकर ही महाधमनी धमनी विस्फार के फटने के एक दुर्लभ मामले का प्रारंभिक निदान कर लिया। C7 अगर विशेषज्ञ न हो तो क्या करें? डॉक्टर काओ, आपने इतनी दुर्लभ बीमारी का इतनी जल्दी निदान कर दिया, आप वाकई अद्भुत हैं। इंटर्न और नर्सें उसके चारों ओर चहल पहल कर रही थीं, लेकिन काओ योंग सिटी रिपोर्ट के निष्कर्ष को देखकर थोड़ा अचंभित था। सच तो ये था कि निदान उसने तुरंत नहीं किया था, बल्कि उस हाई स्कूल की लड़की ने किया था। वह आखिर कौन थी? पीछे मुड़कर काओ योंग भीड़ को चीरते हुए तेजी से आपातकालीन कक्ष के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। उस छोटे से आंगन में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं था, जहां अस्पताल की एम्बुलेंस खड़ी थी। क्या वह सपना देख रहा था, कल्पना कर रहा था कि एक छोटी परी नीचे उतरकर उसे बता रही है कि मरीज को क्या समस्या है? डॉक्टर काओ, आप किसे ढूंढ रहे हैं? उनके पीछे चल रही नज ने पूछा। क्या अभी अभी आंगन में हाई स्कूल की वर्दी पहने एक लड़की खड़ी थी? काओ योंग ने जी वानयिंग के खड़े होने की जगह की ओर इशारा करते हुए पूछा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। नर्स और प्रशिक्षु डॉक्टरों ने सिर हिलाकर मना कर दिया। डॉक्टर काओ, मैंने हमारे अस्पताल के सामान्य शल्य चिकित्सा विभाग में फ़ोन किया, लेकिन हमारे अस्पताल में छाती की शल्य चिकित्सा का कोई विशेष विभाग नहीं है। उन्होंने कहा कि वे ये सर्जरी नहीं कर सकते। अन्य विभागों में फ़ोन करने के लिए भेजा गया इंटर्न पसीने से तरबतर होकर दौड़ता हुआ वापस आया और काओ योंग को हड़बड़ी में ये सूचना दी। काओ योंग का चेहरा अचानक बदल गया। धिक्कार है। वह भूल गया था, ये वह अस्पताल नहीं था जहां वह पहले काम करता था। दूसरी ओर डिंग युहाई को अपने सहकर्मी का फोन आने पर आश्चर्य हुआ। कौन सा युवा लड़का इतना प्रभावशाली है जो महाधमनी धमनी विस्फार का निदान कर रहा है, जो कि एक दुर्लभ मामला है? वह हमारे अस्पताल का कोई नौजवान नहीं है। वह डीन का पुराना सहपाठी है और कैपिटल हॉस्पिटल से है, जिसे हमारे नवनिर्मित न्यूरो सर्जरी विभाग ने मार्गदर्शन के लिए भेजा है। कहते हैं कि वह मेडिकल स्कूल में पहले से ही एक होनहार छात्र था, विदेश से लौटे छात्रों के समूह का हिस्सा था और एक हफ्ते पहले ही आया है। उसका उपनाम काओ है। आज रात
संयोगवश वह हमारे अस्पताल में प्रभारी रेजिडेंट के रूप में किसी की जगह अस्थायी रूप से नियुक्त हो गया, इसलिए उसे इस दुर्लभ मामले का सामना करना पड़ा। राजधानी से आया एक प्रतिभाशाली छात्र, वाकई सराहनीय। समस्या यह है कि निदान के बाद क्या किया जा सकता है। प्रांतीय अस्पताल में स्थानांतरित करना शायद बहुत देर हो चुकी हो। हमारे शहर में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो इस तरह की सर्जरी कर सके। हालांकि हमारे डीन शहर के सबसे आधुनिक सर्जरी विभाग का निर्माण करके और एक्स्ट्राकॉर्पोरियल सर्कुलेशन मशीन लगाकर सिटी 1 अस्पताल को पीछे छोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक वे किसी वक्ष शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ को अपने अस्पताल में लाने में सफल नहीं हुए हैं। डिंग युहाई ने ये बातें थोड़ी गर्व भरी मुस्कान के साथ कहीं। डॉक्टर बनना खाना पकाने की तरह ही सही सामग्री के बिना मुश्किल है। राजधानी के डॉक्टर को भी अपने परिवेश में कई सीमाओं का सामना करना पड़ेगा। आज रात काओ योन को हार माननी ही पड़ेगी। अस्पताल में ऑपरेशन कक्ष की ओर जाते हुए काओ योंग ने अपना सफ़ेद कोट उतार दिया, जिसके नीचे उसने हरे रंग का स्क्रब पहना हुआ था। उसने अपने मोटोरोला मोबाइल फ़ोन से अस्पताल के वक्ष शल्य चिकित्सा विभाग में काम करने वाले अपने पुराने सहपाठी झू हुईकन को फ़ोन किया और कहा, मुझे बताओ कि क्या करना है और मैं वही करूँगा। यहाँ कोई और नहीं कर सकता। क्या तुम पागल हो गए हो? ये हमारा अस्पताल नहीं है। मैं और क्या कर सकता हूँ? क्या मैं चुपचाप खड़ा होकर उसे मरते हुए देखूं, जबकि उसकी पत्नी और बच्चे हैं? जिस इलाके में मरीज का परिवार मौजूद था, वहां चारों ओर रोने धोने की आवाजें गूंज रही थीं। आह! झू हुईकिंग ने गहरी सांस ली और समझाया कि वक्ष शल्य चिकित्सा में विशेषज्ञ तैयार करना कितना मुश्किल है। आम लोग इसे समझ नहीं पाते। इसलिए जब रिश्तेदार अस्पताल पर वक्ष शल्य चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी का आरोप लगाते हैं, तो शायद ये कहना सही होगा कि वास्तव में वक्ष शल्य चिकित्सा विभाग वाले अस्पताल बहुत कम हैं, और कई जिला स्तरीय शहरों में तो ऐसा एक भी अस्पताल नहीं है। पीछे मुड़कर झू हुईकिंग ने अपने पुराने सहपाठी से कहा, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि क्या करना है, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि एक सामान्य सर्जन बनने के बाद वक्ष शल्य चिकित्सा में 2 साल के अतिरिक्त विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, न्यूरोसर्जरी के साथ भी ऐसा ही है। मुझे थोरेसिक सर्जरी इंटर्नशिप करने की कुछ याद है, मैं बस अभी आपसे इसकी पुष्टि करना चाहता हूँ। C8 मैंने उसका नाम जान लिया है। बैकक्वोट काओ योन को उनके मेडिकल स्कूल में एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली छात्र के रूप में याद किया जाता था, और झू हुईकिंग ने अंततः राहत महसूस करते हुए कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, आगे बढ़ो और इसे करो। ऑपरेशन रूम में सफाई और कीटाणुनाशक करने के लिए तैयार इंटर्न उसके लिए फ़ोन पकड़े हुए था। झू हुईकिंग ने उनके साथ शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हुए पुरानी यादें ताज़ा की और अपने पुराने सहपाठी की प्रशंसा करते हुए कहा, आपने दिल का दौरा पड़ने की संभावना को तुरंत खारिज कर दिया था। आपकी इस कुशलता के साथ क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप शुरू से ही हमारे कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग में शामिल हो जाते? इस मामले में काओ योंग ने अपने पुराने सहपाठी के साथ ईमानदार रहने का फैसला किया। वापस आने पर मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। ऑपरेशन कक्ष पूरी रात तेज रोशनी से जगमगाता रहा। अगली सुबह पूरे अस्पताल को पता चल गया था कि राजधानी के उस प्रतिभाशाली छात्र ने एक आपातकालीन और गंभीर दुर्लभ मामले में जान बचाई थी। जब डिंग युहाई अपने ब्रीफकेस के साथ सर्जरी के लिए वापस लौटे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कितना उदास महसूस कर रहे होंगे। अफवाह थी कि ये काओ योन केवल 20 वर्ष का था और निश्चित रूप से भविष्य में और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा, क्योंकि सर्जनों के लिए स्वर्णिम युग 30 और 40 के बीच होता है। अपने पति के उदास मिजाज के विपरीत झू रोमी रोमांचित थी और आपातकालीन विभाग में राजधानी के सुंदर काओ से मिलने जा रही थी।
राजधानी के किसी व्यक्ति से अच्छे संबंध बनाने से उसके बेटे को फायदा हो सकता है, जो भविष्य में डॉक्टर बनेगा, और उसने सुना है कि वो अविवाहित है। शायद इससे उसकी बेटी के लिए एक अच्छा जीवन साथी मिल सके। हेड नज़मिन। झुओ रोमेई ने आपातकालीन कक्ष में हेड नर्स का हाथ पकड़ा और दोस्ताना इशारा किया। मुख्य नर्स ने झुओ रोमेई के इरादों को एक नज़र में ही भांप लिया और उससे अकेले में कहा, वो एक सुंदर लड़का है। अगर मेरी बेटी न होती तो मैं उसे उससे मिलवाने के लिए ज़रूर यहाँ लाती। झुओ रोमेई अपने पंजों पर खड़ी हो गई और काओ योन को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं, जो एक शीतलता का भाव लिए हुए पास आ रहा था। वह स्पष्ट रूप से मुख्य नर्स द्वारा वर्णित से कहीं अधिक सुंदर था। डॉक्टर काओ, ये हमारे प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग की डॉक्टर झुओ हैं। इनकी एक बेटी है जो झोंगशान वित्त एवं अर्थशास्त्र विभाग में पढ़ती है और आपसे कुछ ही साल छोटी है। मुख्य नर्स ने काओ योन को इशारा करते हुए परिचय कराया, जैसा कि झुओ रोमेई ने सुझाव दिया था। काओ योन ने चुपके से जम्हाई ली। पूरी रात सर्जरी करने के बाद अगर उसे अपनी शिफ्ट किसी और को न सौंपनी होती तो वह बहुत पहले ही सो गया होता। वो उनकी बकवास सुनने के मूड में नहीं था। ये देखकर कि काओ योन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी या उन पर ध्यान नहीं दिया, झुओ रोमेई और मुख्य नर्स ने एक दूसरे को देखा। राजधानी के लोग सचमुच इस तरह का आत्मविश्वासपूर्ण घमंड रखते हैं। डॉक्टर झुओ। पिछली रात की ड्यूटी से आया सुरक्षा गार्ड अंदर आकर झुओ रोमेई से पूछने लगा, क्या पिछली रात कोई रिश्तेदार आपको ढूंढते हुए आया था? वे गलत रास्ते पर चले गए और आपातकालीन विभाग में पहुंच गए। क्या उन्हें बाद में आपका घर मिल गया? ये सुनकर झुओ रोमेई को अपनी चचेरी बहन सन रोनफांग से शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, कर्तव्यनिष्ठ सुरक्षा गार्ड ने पूछना जारी रखा। उनकी बेटी ने कहा कि वह जल्द ही कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने वाली है, हाई स्कूल के अपने अंतिम वर्ष में, इसलिए उनकी मां उन्हें आपसे मिलने के लिए लाई हैं। उनकी मां उन्हें यंग यंग कहकर बुलाती हैं। वे कल रात हमारे आपातकालीन कक्ष के दरवाजे के बाहर छोटे से आंगन में खड़ी थीं। क्या ये वही परी जैसी दिखने वाली लड़की थी जो कल रात मिली थी? काओ योन, जो सिर झुकाए एक मरीज की फाइल देख रहा था, अचानक चौकन्ना हो गया, ऊपर देखा और अपनी कलम से सुरक्षा गार्ड की ओर इशारा करते हुए बोला, क्या आप कल रात वाली छात्रा यंगयिंग की बात कर रहे हैं? क्या आपने उसे देखा, डॉक्टर काओ? सुरक्षा गार्ड रोमांचित हो गया। आखिरकार उसे इस बात की पुष्टि मिल गई कि उसने झूठ नहीं बोला था, और उसने काओ योन की ओर जोर से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, उसकी माँ उसे यंगयिंग कहती है। आप डॉक्टर झुओ से क्यों नहीं पूछते? जैसे ही काओ योन की निगाह उसकी ओर मुड़ी, झुओ रोमेई का दिल घबरा गया और उसने हाथ हिलाकर बात को टालते हुए कहा, मेरे ऐसे कोई रिश्तेदार नहीं हैं, उसकी बकवास पर ध्यान मत दो। झुओ रोमेई ने उन्हें जानने से साफ इनकार करते हुए मन ही मन सोचा कि हैंडसम काओ राजधानी का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिससे उसकी बेटी और बेटे को मेलजोल बढ़ाना था। वह किसी भी हालत में अपने चचेरे भाई को उससे संबंध बनाने में मदद नहीं कर सकती थी। बोलने के बाद झुओ रोमेई काओ योन की जिज्ञासु निगाहों से बचने के लिए मुड़ी और चली गई, क्योंकि उसे लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे काओ योन को अपने चचेरे भाई के परिवार से संपर्क नहीं करने देना चाहिए। काओ योन के पास नीचे देखने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन अनजाने में ही उसकी कलम ने उस परी जैसी लड़की का नाम कागज पर लिख दिया, यंगयिंग। ये लिखने के बाद वह खुद स्तब्ध रह गया। बैकक्वोट 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 C9, स्वर्ग से परे भी अन्य स्वर्ग हैं। शी परिवार ने सुबह 6 बजे के कुछ ही समय बाद नाश्ता करना शुरू कर दिया। जिया चांगरोंग ने अपनी बहू से पूछा, क्या तुम यंगयिंग को उसकी चचेरी बहन से मिलने ले गई थी और उससे हालचाल पूछा था? सुन रोनफांग को पिछली रात का अनुभव याद आ गया और उसकी जवाब देने की कोई इच्छा नहीं थी। अपनी बहू के चेहरे के भाव देखकर शी चांगरोंग को शायद ऐसे ही प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, और उन्होंने कहा,
क्या मैंने पहले भी नहीं कहा है? यंगइन के डॉक्टर बनने की उम्मीद करना अपने बेटे पर उम्मीदें रखने से कहीं कम यथार्थवादी है। कल रात झू रोमेई और डिंग रोहाई ने सचमुच यही कहा था कि एक महिला के सर्जन बनने की संभावना लगभग शून्य है। सर्जन बनना भले ही प्रतिष्ठित लगे, लेकिन आम आदमी सामान्य चिकित्सकों को साधारण ही मानता है। सुन रोनफेंग ने अपनी चॉपस्टिक उठाए और कहा, चलो खाना खाते हैं, और अपने बेटे के कटोरे में एक और अंडा डाल दिया, जो अभी भी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा था। जिया वानायिंग अपने सामने के दृश्य से भली भांति परिचित थी। उस वर्ष उसकी मां ने अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद एक और बेटे को जन्म देने पर जोर दिया था, भले ही इसका मतलब जुर्माना भरना हो या नौकरी से निकाल दिया जाना और कार्यस्थल पर अपमानित होना हो। शी परिवार पोते, पुरुष वंशज के बिना या अपने वंश के समाप्त होने के बिना नहीं रह सकता था, यही उसके पिता और पूरे शी परिवार का दृष्टिकोण था। उसकी मां को अपने पति की इच्छाओं का पालन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। प्राथमिक विद्यालय से ही शी वानयिंग ने ढेरों पुरस्कार जीते थे, लेकिन अंततः उसे अपने पिता की प्रशंसा के अलावा और कुछ नहीं मिला। साथ ही यह रटा रटाया वाक्य भी सुनने को मिलता था, ये दुख की बात है कि उसका कोई भविष्य नहीं है। समस्या ये थी कि उसके आसपास के सभी लोग, चाहे वे उसके माता पिता के सहकर्मी हों या दोस्त और रिश्तेदार, सभी एक ही बात कहते थे, बेटी का पालन पोषण करना बेटे के पालन पोषण जितना अच्छा नहीं होता। यहाँ तक कि बुद्धिजीवी चाची और उनके पति का भी मानना था, एक महिला सर्जिकल यंत्र नहीं चला सकती, यह अवसर केवल एक पुरुष को ही प्राप्त है। रिंग रिंग रिंग, फोन की घंटी बजी। शी चांगरोंग फोन उठाने के लिए उठे और अपनी पत्नी से कहा, शायद मेरे पिताजी का फोन है। दूसरी तरफ दादाजी शी अपने बेटे से कह रहे थे, मैंने पता लगाया है और यंगइन को सामान्य कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए। एक महिला के लिए शिक्षिका बनना ही सबसे अच्छा है। ये सुनकर शी चांगरोंग और भी प्रसन्न हो गया और अपनी अति आशावादी पत्नी और बेटी से बोला, देखो, मेरे पिता भी यही कहते हैं। सुन रोनफांग ने गुस्से में अपनी चॉपस्टिक झटके से गिरा दी। वह इतनी गुस्से में थी कि खाना जारी नहीं रख सकी और बालकनी में कपड़े टांगने चली गई। शायद उसकी मां ने कभी इन सभी बंधनों से मुक्त होने का सपना देखा होगा, लेकिन स्वयं शक्तिहीन होने के कारण वह केवल अपनी बेटी पर ही अपनी आशाएं टिका सकती थी। उसने 100 युआन का सनकिस्ट संतरे का थैला खरीदा, फिर भी सुशिक्षित चचेरे भाई ने भी एक महिला के विचार का तिरस्कार किया। अपने मुंह में एक बन ठूंसते हुए शी वानयिंग ने अपना स्कूल बैग उठाया और दरवाजे की ओर चली गई, जहां उसने अपनी साइकिल को बाहर धकेला और चली गई। जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में कॉलेज प्रवेश परीक्षा नजदीक आने के साथ ही भीषण गर्मी पड़ रही थी और सुबह सुबह ही सूरज की गर्मी बहुत तेज हो जाती थी। छात्र चिलचिलाती धूप में भी स्कूल जाने के लिए व्यस्त सड़कों से साइकिल चलाते हुए निकले। शी वानयिंग का स्कूल, जिन कियाओ हाई स्कूल, सोंग्युआन शहर में प्रथम स्थान पर था। सुन रोनफांग को अपनी बेटी के भविष्य के लिए थोड़ी सी उम्मीद इसलिए थी क्योंकि वह एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ती थी। हालांकि पिछली रात झो रोमेई के शब्दों ने एक कठोर वास्तविकता उजागर कर दी, हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है। सोंग्युआन शहर प्रांतीय राजधानी नहीं बल्कि प्रांत का एक द्वितीय श्रेणी का प्रांतीय शहर था। सोंग्युआन से शीर्ष 100 में रैंक पाने वाला छात्र प्रांतीय स्तर पर तुलना किए जाने पर कुछ हजार में ही सिमट जाता था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा केवल अपने शहर के छात्रों के साथ ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के साथ प्रतिस्पर्धा थी। फिर भी झुओ रोमेई ने कल रात जो कुछ कहा, उससे वह स्पष्ट रूप से हद से ज्यादा आगे बढ़ गई थी। उसने जानबूझकर अपनी चचेरी बहन और उसकी बेटी को चोट पहुंचाई थी। मॉक परीक्षा के परिणाम वास्तविक कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम का संकेत नहीं देते। कई छात्र जो मॉक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वे वास्तविक परीक्षा में पिछड़ जाते हैं,
जबकि अन्य जो मॉक परीक्षा में औसत दर्जे का प्रदर्शन करते हैं, परीक्षा के समय अचानक रॉकेट की तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं और शानदार परिणाम प्राप्त करते हैं। जिया वानयिंग ने अपने पिछले जीवन पर विचार किया, जब वो वास्तव में अपनी चाची के शब्दों से डर गई थी और परिणामस्वरूप उसने अपने कॉलेज के आवेदन पत्र को भरते समय कर्तव्यनिष्ठा से द्वितीय श्रेणी के मेडिकल कॉलेज में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कार्यक्रम का चयन किया था। C10 इच्छा प्रपत्र भरें। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के अंतिम परिणाम आ गए और आश्चर्यजनक रूप से उसके अंक इतने अच्छे थे कि उसे झोंगशान मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। अफसोस की बात है कि बहुत देर हो चुकी थी। बाद में ही उसे पता चला कि उसकी वैवाहिक चाची वास्तव में नहीं चाहती थी कि वह अपनी चचेरी बहन की तरह झोंगशान मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़े। झोंगशान मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का मतलब था कि वह प्रांतीय राजधानी में काम कर सकती थी, जिससे उसकी सामाजिक स्थिति में तुरंत ही काफ़ी सुधार हो जाता। झुओ रोमेई अपनी चचेरी बहन की बेटी को इस तरह ऊंचाइयों पर पहुंचते देखना नहीं चाहती थी। सौभाग्य से भाग्य मेहरबान रहा और इस महत्वपूर्ण मोड़ पर उसे जीवन में अपना रास्ता खुद चुनने का अवसर मिला। आज का दिन वह था जब शहर के सभी सीनियर हाई स्कूल के छात्र अपने कॉलेज आवेदन पत्र भर रहे थे और कक्षा में लगे बड़े बड़े सीलिंग फैन लगातार चल रहे थे। मंच पर कक्षा शिक्षिका लियू हुई ने कक्षा अध्यक्ष को कॉलेज आवेदन पत्र वितरित करने के लिए बुलाया। उन्हें पहले भरने के लिए एक नमूना फॉर्म दिया गया, जिसे बाद में उन्हें गलतियों से बचने के लिए आधिकारिक फॉर्म पर कॉपी करना था। लियू हुई ने मंच से छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, संस्थान कोड और मुख्य विषय कोड को आपस में न मिलाएं, गलती के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। प्रारंभिक प्रवेश दौर क्या है और प्रवेश के पहले और दूसरे दौर क्या हैं? कॉलेज प्रवेश परीक्षा भर्ती सूची में ये सब लिखा हुआ है। एक ही कॉलेज में मुख्य विषय समायोजन के विकल्प को अवश्य चुनें, इससे आपको एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा। कक्षा कलमों की सरसराहट से भर गई और लियू हुई जानती थी कि उसके सभी छात्र होशियार और अच्छी तरह से तैयार थे, इसलिए वह चिंतित नहीं थी। जैसे ही वे कुछ देर में मॉक फॉर्म पूरा कर लेंगे, उसने उन्हें इकट्ठा करने और कार्यालय में उनकी जांच करने की योजना बनाई। जैसे ही क्लास टीचर चली गई, कक्षा तुरंत एक बाजार में बदल गई और एक आवाज़ दूसरी आवाज़ से कहीं ज़्यादा तेज सुनाई देने लगी। यंगयिंग, तुमने इसमें क्या भरा? शी वानयिंग को उनकी डेस्कमेट झांग वेई ने कंधे पर कोहनी मारी और पूछा, मैंने मेडिकल स्कूल में उनकी जगह काम किया था। क्या तुम डॉक्टर बनने की योजना बना रही हो? लेकिन मेरी माँ को नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगी, झांग वेई ने सिर हिलाया। क्या तुम्हारी माँ बैंक में कार्यकारी अधिकारी नहीं है? हाँ, उसने बैंक में बहुत से लोगों को काम करते देखा है और उसे लगता है कि उसने कुछ पैटर्न पहचान लिए हैं। झांग वेई को अपनी माँ के फैसले पर भरोसा था, इसलिए उसने अपनी डेस्क पर बैठी सहकर्मी की ओर देखा और महसूस किया कि शी वानयिंग के लिए भविष्य में शादी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। मेरी माँ कहती हैं, यंगयिंग, तुम सुंदर और सौम्य हो, तुम एक शिक्षिका के रूप में सबसे अच्छी रहोगी, या कला सीखना भी अच्छा रहेगा। अपनी किताब में डूबी हुई शी वानयिंग ने अपना सिर ऊपर नहीं उठाया। चूंकि उसके पिछले जीवन ने उसकी चाची के असली स्वभाव को उजागर कर दिया था, इसलिए वह अब अपने बड़ों के बारे में भोली और सुंदर धारणा को बनाए नहीं रख सकती थी। तुम्हारा क्या? तुम कहाँ जाने की योजना बना रही हो? मैंने सुना है तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम यूनाइटेड किंगडम में विदेश में पढ़ाई करो। पीछे की पंक्ति में बैठी दो लड़कियों के बीच से एक छात्र हु हाओ ने झांग वेई से पूछा। हाँ, मेरी माँ ने सब कुछ योजना बना लिया है। यहाँ वित्त क्षेत्र में 1 साल बिताने के बाद फिर यूके के लिए रवाना हो जाएंगी। झांग वेई ने विदेश में पढ़ाई के बारे में बात करते हुए सहजता से कहा। आसपास बैठे छात्र ईर्ष्या से सुन रहे थे। 90 के दशक के उत्तरार्ध में बहुत कम परिवार अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेज सकते थे,
जिससे पता चलता है कि झांग वेई का परिवार वास्तव में एक कुलीन परिवार था। झांग वेई, तुम्हें मुझे अपना फ़ोन नंबर देना होगा। हु हाउ ने सबसे पहले अपनी वार्षिक पुस्तिका निकाली और झांग वेई से उसे एक संदेश छोड़ने पर जोर दिया। किसने कहा कि छात्र निर्दोष होते हैं? स्कूल जितना प्रतिष्ठित होता है, उसके छात्र उतने ही कम निर्दोष होते हैं। हर कोई बेहद बुद्धिमान होता है और अवसरवादी नज़रों वाला कोई ना कोई मिल ही जाता है। बाद में जब शी वानयिंग ने इन सब बातों पर विचार किया, तो वह बस यही कह सकी कि अगर सहपाठी एक साथ कठिनाइयों का सामना न करें, तो दोस्ती अक्सर सती ही रह जाती है। झांग वेई ने उत्सुकता से हु हाउ के पास से गुजरते हुए क्लास रिकॉर्ड में लिखा, अपनी सहपाठी की ओर देखा और हु हाउ से पूछा, मैंने लिखना समाप्त कर लिया है, क्या तुम भी यंगयिंग को लिखना चाहती हो? यंगयिंग, क्या तुम लिखना चाहती हो? आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।